नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 अक्टूबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। लगभग 8 यूनिक न्यूज़ेस हैं आज, 2 एडिटोरियल्स और बाकी करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल में जो न्यूज क्लिक वाला आर्टिकल है वो काफी पॉलिटिसाइज्ड वे में बोल रखा है, एक पॉलिटिकल पार्टी की बुरी तरीके से बुराई कर रखी गई है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस नहीं किया। हालांकि न्यूज क्लिक वाला जो करंट अफेयर्स का आर्टिकल है, कौन से बेसिस के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला आर्टिकल, कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। भाई देखिए, क्लाइमेट की पॉली क्राइसिस चल रही है। पॉली क्राइसिस एक ऐसा टर्म है जिसको पॉपुलराइज किया गया है एडम टूस के द्वारा। ये बात करते हैं इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडिंग क्राइसिस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। बेसिकली आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है, इसको आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं देख सकते, इसके वेराइड एरियाज में मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना। क्योंकि फिजिकल इंपैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, उसके चलते टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर प्रकार के चैलेंजेस निकल के आते हैं, ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में। और ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हेल्थ स्ट्रक्चर, माइग्रेशन, फूड प्रोडक्शन, सबके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेड समझना क्लाइमेट पॉलिसी क्राइसिस की, ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तभी डाइवर्स स्टेक होल्डर्स अपनी प्रायोरिटीज को सेटअप कर पाएंगे, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे और रेजिलियंस, इक्विटी और जस्टिस के साथ इस पर्टिकुलर पॉली क्राइसिस से हम लड़ पाएंगे। क्योंकि इस पॉली क्राइसिस के अंदर सेक्टोरल तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो वो देखने में तो बहुत वो लगता है कि यार चलो सेक्टोरल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट एक एंगल से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर नहीं सकते। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मल्टीफेसेटेड है। इसीलिए हमें एक डीम ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हमें एक ऐसी इकोनॉमी का फाउंडेशन बनाने की जरूरत है जो कि प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ सेंसिटिव हो। जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो कि नए स्टार्टअप्स और पब्लिक सर्विसेज को मदद देता है, उसी प्रकार से हमको एक कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आगे आने वाले समय में जो फ्यूचर कार्बन रिजीम आएंगे, उसमें कार्बन फ्लोज को अकाउंट करेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी को हर लेवल पे देखेगा, चाहे फिर वो हाउस होल्ड लेवल हो, पंचायत लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, आपका स्टेट या कंट्री का लेवल हो। पहला स्टेप हमको यहां पे क्या करना है? पहला स्टेप है मेजरमेंट। कार्बन के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट जरूरी है, तभी आप उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे। देखिए क्या है, हमें कार्बन एमिशंस को इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल के लेवल पे, दोनों लेवल पे एसेस करना है, उसके पूरे के पूरे फ्लो को ट्रैक करना है। एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है जहां पे पैसों की बजाय हम कार्बन को ट्रैक कर रहे हो। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉपर फाइनेंशियल बुक्स हैं, कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है, जा रहा है, सबकी फाइनेंशियल ट्रैकिंग होती है, प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म है कैग का। उसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सिस्टम कार्बन के लिए भी होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम लोग फाइनेंशियल बैलेंस शीट से मुहैया हैं, उसी प्रकार से हमको कार्बन बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कार्बन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक रमन्ना साहब ऑक्सफोर्ड में, वो ऑलरेडी कार्बन की बैलेंस शीट को ट्रैक करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पे प्रॉपर तरीके से एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बना चुके हैं। तो उस प्रकार का एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसको आप बोल सकते हो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम एक नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं तो एक एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी दोनों प्रकार के जनरलाइजेशन होंगे यहाँ पे। ये एंटायर नेशन को, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, एक कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएगा। एक पैराडिग्मेटिक चेंज हमको देखने को मिलेगा जहां पे सारी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनको यहां पे मेजर किया जाएगा, उनके कार्बन इंपैक्ट को मेजर किया जाएगा। और मजा तो तब आ जाएगा जिस प्रकार से हम लोग जितना पैसा कमाते हैं उसका एक इनकम टैक्स भरते हैं, उसी प्रकार से हम अपना एक कार्बन टैक्स फाइल करें। अगर हम अपना कार्बन टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तब कहीं ना कहीं ओवरऑल जिस प्रकार से पब्लिक फाइनेंस में कितना पैसा कहां से आया, उसको हमने कैसे खर्च करचा, उसकी एफिशिएंसी, खर्चे ही क्या थी, इन सब चीजों का ऑडिट होता है। उसी प्रकार से हम कार्बन टैक्स का भी ऑडिट कर पाएंगे। कार्बन हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इन सारे मेथोडोलॉजीज को भी हम एसेस कर पाएंगे। जो पब्लिक फाइनेंस है ना दोस्तों, प्राइमरी मैकेनिज्म है डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट क्या करती है? फंड्स को एलोकेट करती है अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के। टैक्सेस के थ्रू जो पैसा आता है, उस पैसे को इस वेलफेयर मेजर में इतना, डिफेंस के लिए इतना, सोशल इक्विटी के लिए इतना, हाउसिंग के लिए इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना, डिफेंस के लिए इतना, ये सब हम एलोकेट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ के लिए। वही चीज हम यहाँ पे कार्बन के रिस्पेक्ट में करेंगे। मनी अकाउंटिंग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ मनी को ट्रैक करता है इकोनॉमी के अंदर। क्या इस लेवल पे हम लोग स्टॉक्स एंड फ्लोज ऑफ कार्बन को ट्रैक नहीं कर सकते? अभी के लिए हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म शुरू नहीं किया। मैं केवल इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है।
बट डेफिनेटली इसको स्टार्ट जरूर किया जा सकता है और उसके बेसिस पे एक प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है जो कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कार्बन को रेगुलेट करेगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी कितना कार्बन इस्तेमाल कर रही है, इसकी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग हो पाएगी। ये जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ना, ये कार्बन बुक्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएगा। ये मैंडेटरी बनाएगा बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए कि वो अपने कार्बन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिक्लेयर करें। कार्बन विजिबल हो जाएगा सर्कुलेशन में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ओवरऑल कार्बन सरप्लसेस को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कार्बन अकाउंट और रुपी अकाउंट्स के बीच की कन्वर्टिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर हमारे पास एक नेशनल कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होगा तो हम टारगेट बना सकते हैं, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्यूचर एमिशंस के बारे में, प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं अपने कार्बन स्टॉक्स में, वगैरह वगैरह। हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर नेशनल कार्बन बजट के बारे में जो कि रीइमेजिन करेगा एंटायर इकोनॉमी को, नई टेक्नोलॉजीज को, कलेक्टिव एक्शंस को यहाँ पे डिवाइस कर सकते हैं, वगैरह। ठीक है ना। ये जो एनसीए है, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, ये ना केवल इंडिया की मदद करेगा उसके कमिटमेंट की में कि इंडिया नेट जीरो हो जाए 2070 तक, ये ओवरऑल इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी मदद करेगा अपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को सेटअप करने में। क्योंकि देखिए इंडिया या फिर किसी और कंट्री में नेशनल कार्बन अकाउंटिंग जैसी कोई चीज शुरू होती है तो वो बस एक शुरुआत होगी, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को अलग अलग कंट्रीज में ग्रेजुअली अडॉप्ट किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर अगला, रेट्रीब्यूशन फॉर द साउथ, एक्युलेट फॉर द नॉर्थ। ये क्या है? इंडिया की फेडरल डेमोक्रेसी के अंदर एक स्टेट की जो रिलेटिव पॉपुलेशन होती है ना, उस पॉपुलेशन के आधार पर उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ती है। क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उतने ज्यादा रिसोर्सेज। जितना ज्यादा पॉपुलेशन है वो उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके साथ जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा उसको सीटें लोकसभा में और राज्यसभा में एलोकेट होंगी तो उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि पिछले 75 सालों में साउदर्न स्टेट्स ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो नॉर्दर्न स्टेट्स ने उतना तेज डेवलपमेंट नहीं किया, और खासकर पॉपुलेशन कंट्रोल के फील्ड में साउदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है हमारे साउदर्न स्टेट्स की, वो उसको डेवलप्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ लेके जाती है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाती है इससे साउदर्न स्टेट्स को, जिसके बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे जो लोग मेरे लेक्चर रेगुलरली सुनते हैं। आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है कि जो इंडिया के अंदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बनाई जाएंगी पॉपुलेशन साइज के आधार पर। 1971 के सेंसस के हिसाब से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर स्टेट्स को अगले 25 सालों के लिए सेट रखा गया। 2001 में 84वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया कि भाई आगे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर इसी सेंसस के हिसाब से बदलेंगी तो 2026 के बाद के सेंसस के हिसाब से बदलेंगी। तो 84वें अमेंडमेंट एक्ट 2001 में भी यह बोल दिया गया कि हाँ भाई अगर आपको लोकसभा की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज करना है तो 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसके हिसाब से आप चेंज करोगे। आप समझिए दोस्तों, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज साउदर्न स्टेट्स की ज्यादा रही है। साउदर्न स्टेट्स ने ज्यादा सोशली और पॉलिटिकली अपने आप को ग्रो किया। पॉलिटिकली तो नहीं बट सोशली ग्रोथ बोलना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट्स की ज्यादा रही है। अगर आप देखो 1971 से लेकर 2011 के बीच में छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल आबादी है देश की, वो 44% से बढ़ के 48.2% हो गई है। 1971 से लेकर 2011 के बीच में बोल रहा हूं। और वहीं पे जो 5 सदर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनकी आबादी देश की 24.9% थी 1971 में, 2011 में 21.1% हो चुकी है। तो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन साउदर्न स्टेट्स में धीमी हुई है, नदर्न स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में ज्यादा हुई है, जिसके चलते ओवरऑल पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा नदर्न स्टेट्स में रहता है, ना कि साउदर्न स्टेट्स में। अब उसके चलते अगर 2023 में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप डिलिमिटेशन कर दो तो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास 37 एक्स्ट्रा लोकसभा सीटें आ जाएंगी और साउदर्न स्टेट से 23 सीटें यहां पे छीन ली जाएंगी। तो आप क्या कहना चाह रहे हो यहां पे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि साउदर्न स्टेट्स ने अच्छी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया, देश की डेवलपमेंट का ध्यान रखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा, उनको अब आप सजा दोगे? आप उनकी लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन को कम कर दोगे, नॉर्दर्न स्टेट्स को बढ़ा दोगे? तो बेसिकली इससे होगा क्या? नॉर्दर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 6.81% बढ़ेगा, सदर्न स्टेट्स का 4.24% घट जाएगा। तो ये भाई बिल्कुल गलत है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अच्छी परफॉर्मेंस के चलते आप रगड़ते रहो, वो ठीक नहीं है। जैसे होता है ना सरकारी नौकरी में, कोई अच्छा काम कर रहा है तो काम फेंक के जा रहे हैं, फेंक के जा रहे हैं, कोई बकवास काम कर रहा है उसको काम दे ही नहीं रहे। तो ये चीज यहां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साउदर्न स्टेट्स नाराज हो सकते हैं। और ऑलरेडी वहां पे
गुस्सा है लैंग्वेज प्रोपोगेशन को लेके, तमिल पॉलिटिकल पार्टीज तमिल लैंग्वेज को लेके वो अपने आप को बाकी मेनलैंड इंडिया से अलग करते रहे, तो उसमें से आप उनको एक और नाराजगी का मौका दे दोगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहां पे करना क्या चाहिए हमें भाई, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब सेंट्रल यूनिट्स को देखना है। देखिए कनाडा के अंडर ऑलरेडी कुछ इस प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं जहां पे जो प्रपोर्शन है रिप्रेजेंटेशन का पार्लियामेंट के अंदर वो नॉन पॉपुलस प्रोविंसेस के लिए बढ़ाया जा रहा है। मतलब वो प्रोविंसेस जहां पे पॉपुलेशन कम है उसके बावजूद भी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कनाडा की पार्लियामेंट में वो बढ़ाया जा रहा है। अब इंडिया में प्रॉब्लम दोस्तों ये है, इंडिया में चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम, मल्टी पार्टी कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है इंडिया के अंदर। अगर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, आराम से 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और हो सकता है कि वोट डालने वाले 100 लोग हों और इलेक्ट हो जाए एक ऐसा बंदा जिसको केवल 20 वोट मिले हो, क्योंकि किसी को 10 मिले हैं, किसी को 15 मिले हैं, किसी को 9 मिले हैं, किसी को 8 मिले हैं, तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले हैं वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो विनर टेक्स इट ऑल, समझ गए। तो कई बार हमने देखा है भैया कि जितने टोटल वोट्स होते हैं उसका 1/3 से भी कम पोलिंग में ओवरऑल वो कैंडिडेट जीत जाता है, कई बार 1/5 पोलिंग से भी कम में वो जीत जाता है। तो एक तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया के अंदर 66% से 70% पोलिंग परसेंटेज है। तो अगर मान लो 100 रजिस्टर्ड वोट, 100 लोग हैं, उसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स 80 हैं, उसमें से भी 70% ही वोट डालने आए तो 56 लोगों ने वोट डाला, और 56 में से भी 1/3 की कम में मेजॉरिटी में आप जीत गए, 18 वोट से आप जीत गए। तो ओवरऑल 100 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 18 वोट से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीत जा रहा है तो उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहा जा सकता। बट फिर भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर, तो जो चल रहा है भाई उसको मानना तो आपको पड़ेगा। अब अगर आप बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की बात करो, ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे 18 लाख वोटर्स है। वहीं पर अगर आप 5000 स्टेट्स की बात करो तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे 16 लाख वोटर्स है। अब इन 18 और 16 लाख वोटर्स में एक्चुअल जो वोट डालने वाले लोग हैं वो केवल 12 ही लाख है, क्योंकि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 66 से 70% के बीच में, कह लीजिए 60-70% के बीच में डोलता है। तो जो रेलेवेंस है 1 पर्सन 1 वोट की वो यहां पे कम हो जाती है। और ऑलरेडी अगर आप देखो तो सदर्न स्टेट्स के अंदर इस बात को लेके गुस्सा है कि डिलिमिटेशन होगा और सेंसस होगा तो सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर कम हो सकता है। फिर फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल सदर्न स्टेट्स ने किया है। तो भैया सीधी सीधी बात है, जिन स्टेट्स ने अपनी इफेक्टिव पॉलिसीज के चलते अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा है, आप उनको उसके लिए पीनलाइज नहीं कर सकते। तो अगर आज तक 1971 के सेंसस के हिसाब से नंबर ऑफ सीटें या फिर नंबर ऑफ साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कांस्टेंट रखा गया है, तो आगे भी उसको कांस्टेंट रखा जाए। अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ओवरऑल उसको कम करने लगो, ये सही नहीं है। जब तक सारी राज्य की सरकारें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती तब तक ओवरऑल जिस प्रपोर्शन में साउदर्न स्टेट्स को 1971 सेंसस के बाद सीटें दी गई हैं लोकसभा में, उसी प्रपोर्शन में आगे भी दी जाए। तो कल की डेट में हमारी लोकसभा राज्यसभा की सीटों को 550 से बढ़ा के मान लो 800, 900, 1000 किया जाता है, तो जो प्रपोर्शन है सदर्न स्टेट्स का वो पहले जितना होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को कम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उनके रिप्रेजेंटेशन को कम करोगे तो आप उनको तो पेनलाइज कर ही रहे हो अच्छे कामों के लिए, साथ साथ जो नदर्न स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, जो कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको आप बेनिफिट दे रहे हो। तो गलत काम का बेनिफिट दो और अच्छे काम का डिसएडवांटेज दो, भाई ये नहीं चल पाएगा। समझ गए बात को। इसको लेके फिर साउदर्न स्टेट्स नाराज हो जाएंगे और वो नाराजगी बहुत वैलिड होगी। फिर इसी कंटेक्स्ट में हम लोग फाइनेंस कमीशन की भी बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन को 5 साल में एक बार सेटअप किया जाता है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर। ये फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला रिकमेंड करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को लेकर। पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्टेट के आधार पर ये दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, इसके आधार पर यहां पे पैसा एलोकेट किया जाता है। इस बीच में दोस्तों मेंटरशिप कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक डाउट था, उनका एक कहना था कि वर्ड हिस्ट्री की फोल्डर में सर वीडियोस नहीं है। वीडियोस आ चुकी हैं दोस्तों। फ्यूडलिज्म की वीडियो एक्चुअली पहले अपलोड हो चुकी थी, लेकिन वर्ड हिस्ट्री वाले फोल्डर में अपलोड नहीं हुई थी, वो मैंने यहाँ पे कर दी है। और उसके साथ साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन पार्ट 1 भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। वीडियो आपको साफ साफ नजर आ रही है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन पार्ट 1 इज लाइव, पार्ट 2 आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, इनकी वीडियोस भी कंटिन्यू करेंगी। तो आप चाहें तो दोस्तों इन पर्टिकुलर वीडियोस को रेफर कर सकते हो। इस मेंटरशिप कोर्स में आपके लिए इंटरेस्टिंग कोर्सेज को मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूं। सो डू सब्सक्राइब टू अवर मेंटरशिप कोर्स। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से
अच्छी और सरल भाषा में मैं आपके लिए लगातार यहाँ पे कंटेंट आने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ड हिस्ट्री के सेपरेट कोर्स के चार्जेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का कोर्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो आप चाहें तो मेरे मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं दोस्तों, फाइनेंस कमीशन की बात हो रही थी। तो फाइनेंस कमीशन ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू का अलग अलग राज्यों के बीच में। तो जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था दोस्तों, उसने राज्य का जो शेयर था ओवरऑल पैसों का, वो उसके पॉपुलेशन के आधार पर तय किया था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों, पॉपुलेशन के साथ साथ बहुत सारे और फैक्टर्स को यहां पे फाइनेंस कमीशन ने कंसीडर किया पैसों को बांटते वक्त। ठीक है, तो बाद में फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन को जो वेट असाइन था उसको कम किया, बहुत सारे और वेरिएबल्स को यहां पे जोड़ा गया। ठीक है भाई, तो इन वेरिएबल्स के आधार पर स्टेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे चीजें की गई। ओके, ये सब चीजें, तो ओवरऑल सारे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को कंसोलिडेटेड तरीके से कंसीडर करके अगर आप एक स्टेट की परफॉर्मेंस को देखोगे, तब जाके रियल बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पे 14वें फाइनेंस कमीशन की, 14th फाइनेंस कमीशन की, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि 1971 की आबादी के साथ साथ 1971 के बाद अलग अलग राज्यों में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से आप पैसों का एलोकेशन करो। तो इससे क्या है, साउथ के स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नो डाउट उनके जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, ट्रांजिशन है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसके लिए उनको भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जहां यूपी बिहार जैसे स्टेट्स अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है साउदर्न इंडिया। लेकिन फिर आता है 15th फाइनेंस कमीशन, और 15th फाइनेंस कमीशन में बोला गया कि 2011 की आबादी को बेस बनाया जाएगा यहां पे बेनिफिट्स देने के लिए। अब जैसे ही आपने 1971 की बजाय 2011 की सेंसस की आबादी को देखा, वहां पे सदर्न स्टेट्स का बेनिफिट चला गया, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स ने तो प्रॉपर प्लान्ड तरीके में अपनी आबादी को कम किया है, सोशल इंप्रूवमेंट किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स पिछड़े हैं, तो जो स्टेट्स पिछड़े हैं आप उनको बेनिफिट दे रहे हो कि हाँ भाई वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो उनको पैसा ज्यादा दे रहे हो। और साउदर्न स्टेट्स जो कि अपनी आबादी एक्चुअली में कम कर रहे हैं, सोशल एडवांसमेंट कर रहे हैं, उनको आप पैसा कम कर रहे हो। तो वो चीज गड़बड़ हुई 2011 के 15th फाइनेंस कमीशन में, वो चीज आगे नहीं होनी चाहिए। प्लस ये जो पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्टेट को जो एक फैक्टर माना गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये फैक्टर भी यहां पे गलत है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है अपनी आबादी का, तो उनका तो पर कैपिटा ज्यादा ही होगा ना। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आप यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करवा पा रहे हो, वो भी यहाँ पे गलत है। समझ गए बात को? ये सब बातें यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू 2004 2000 से लेकर 2005 में जाता था, किसके पास? सदर्न स्टेट्स के पास, वो था 21.1%। लेकिन 2021-26 में यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू सदर्न स्टेट्स के पास जा रहा है, वो टोटल रेवेन्यू का 15.8% है। मतलब 21.1% से 15.8% हो गया सदर्न स्टेट्स को एलोकेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का, जिससे पता चलता है कि सदर्न स्टेट्स को आप कम पैसे एलोकेट कर रहे हो। वहीं पे बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्सों का 51.5 से 53.2% दिख रहा है सेंट्रल एलोकेशन का। ये बढ़ने की वजह, मतलब बढ़ना कम दिख रहा है और ओवरऑल घटना ज्यादा दिख रहा है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे सेस कलेक्शंस में भी चला गया है, जो कि पूरी तरीके से केंद्र की सरकार के पास रहता है, उसको राज्य के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो बेसिकली इन स्टैटिस्टिकल फिगर के आधार पर क्या बोल सकते हो कि अगर आप पर कैपिटा इनकम को और 2011 के सेंसस की आबादी को बेस बना के चलते हो 1971 इग्नोर करके, तो भैया सदर्न स्टेट्स आ जाएंगे डिसएडवांटेज पे और नॉर्दर्न स्टेट्स आ जाएंगे एडवांटेज पे, जो कि अन्याय होगा, सही नहीं होगा। तो आगे आने वाले समय में अगर नेशनल लेवल पे कोई भी आप प्लान बनाते हो, फिर चाहे वो लोकसभा की डिलिमिटेशन हो, चाहे फाइनेंशियल कमीशन का काम करने का तरीका हो, वहां पे हमें सदर्न स्टेट्स को डिसएडवांटेज पे नहीं लेके आना है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। केमिस्ट्री में भाई नोबेल प्राइज यहां पे दिया गया है 3 लोगों को, तो एलेक्सेई एक्कीमोव को, लुइस ब्रू को, और भाई मुकुंगी बावेंडी जी को। क्वांटम डॉट्स पे जो उनका काम है, क्वांटम डॉट्स छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी कुछ पिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, न्यू एज एलईडी स्क्रीन में, क्वांटम कंप्यूटर्स में, इन सारे फील्ड में ओवरऑल काम करने के लिए क्वांटम डॉट्स के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है इन 3 लोगों को। क्वांटम डॉट्स अपने आप में ग्रेटेस्ट बेनिफिट है ह्यूमन काइंड को, इनके पोटेंशियल को जस्ट हमने एक्सप्लोर करना यहाँ पे शुरू किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ऐसा बोलती है। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में जो क्वांटम डॉट्स हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्क्यूल सेंसर, स्लिमर सोलर सेल्स एंड परहैप्स इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन।
अच्छा, इस बार एक और फर्क देखा गया है कि इस बार जो नोबेल कमेटी थी ना, उसने ओवरऑल जिनको जिनको भी नोबेल प्राइज दिया जा रहा है उनके नामों को ईमेल पे डिक्लेयर कर दिया। पहले तो एक ट्रेडिशन होता था कि जब तक अनाउंसमेंट ना हो तब तक नाम बिल्कुल सीक्रेट रखे जाते थे, लेकिन अब ईमेल के थ्रू थोड़ा एडवांस में ही नामों को वायरल कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। फिर भैया इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे, बिहार के कास्ट सर्वे के इम्पैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को समझते हैं और ओवरऑल देखते हैं कि किस प्रकार से ओवरऑल इस प्रकार की कास्ट सर्वे बेनिफिट भी करवा सकती है, नुकसान भी करवा सकती है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने पब्लिश किया बिहार बेस्ड कास्ट सर्वे 2022 को, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास मिलके 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार का 63% बना। ठीक है ना। तो अपने आप में भाई एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। बेसिकली बिहार की सरकार ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को अलग करके क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी को तो रिजर्वेशन मिला हुआ, देखिए ईबीसी के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सबसे ज्यादा है। तो भाई अगर आप बैक जाए 18 फरवरी 2019 की बात करें, 18 फरवरी 2019 को बिहार के लेजिस्लेचर में यूनानिमसली यूनानिमसली मतलब सारे मेंबर्स ने मिलकर बोला कि बिहार के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए। फिर ओवरऑल 27 फरवरी 2020 को भी एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ। 23 अगस्त 2021 को एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें बीजेपी के भी एमएलए थे, वो दिल्ली जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते और उनसे बोलते हैं कि भाई बिहार के अंदर आप एक कास्ट सेंसस करवाइए, इनफैक्ट पूरे देश के अंदर एक कास्ट सेंसस करवाइए। लेकिन बाद में केंद्र की सरकार ने लोकसभा में बोला कि ये पॉलिसी का मैटर है, कास्ट वाइज सेंसस करवाना अभी के लिए ठीक नहीं है, कास्ट के आधार पर ओवरऑल देश और बढ़ जाएगा, हिंदू धर्म और कमजोर हो पाएगा। तो बेसिकली बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स बोलते हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी कमजोर पड़ जाएगी अगर कास्ट सेंसस होता है। अब देखिए, एक बार को आप कास्ट सेंसस रिजर्वेशन साइड हटाओ, क्या किसी एक धर्म का अंदर से कमजोर होना जरूरी है? क्या हमको ऐसे फैक्टर्स इंडिया के अंदर लेके आना जरूरी है जिसके नाम पे जबरदस्ती एक ही धर्म के लोगों को हम आपस में लड़ाते फिरें? और इसकी कोशिश तो पूरी हो रही है। अभी देखो आईआईटी की मेस में क्या बवाल चल रहा है। तो बेसिकली कास्ट के आधार पर क्या हिंदू धर्म को अंदर से तोड़ना जरूरी है? अब देखिए पॉलिटिशियंस का तो समझ में आता है, बिहार के अंदर पॉलिटिशियन ले लो, महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिशियन ले लो, ये सब चाहते हैं कि कास्ट के नाम पे सोसाइटी टूटे, तभी तो इनको वोट मिलेगा। लोग पागल की तरह कास्ट की जाति के नाम पे लड़ेंगे और इनको वोट डालेंगे। बीजेपी कहीं बिहार में ताकत में ना आ जाए तो अपोजिशन पॉलिटिशियंस आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि भाई कैसे ना करके कास्ट के नाम पे सोसाइटी तोड़ दो और भर भर के रिजर्वेशन दे दो। जी हाँ, जब यहां पे राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या रिजर्वेशन कोटा आप दोगे कास्ट के सेंसस के आधार पर, तो बोल रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब ओवरऑल जितना प्रपोर्शन बढ़ा है हम उतना रिजर्वेशन देंगे। तो मतलब अगर 63% ओबीसी और ईबीसी का पेयर है, कम से कम 63-60% इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। सब कुछ रिजर्व ही कर दो ना, फिर सोशल एडवांसमेंट की बात ही क्यों करते हो, फिर पूरा देश में मंडर बात ही करवा दो। तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का ऑब्जेक्टिव ही कास्ट सेंसस कराने का ये था कि वो रिजर्वेशन का पपलू दे पाए और उसके दम पे इलेक्शन जीत पाए। और इंडिया की जनता भूली है ओवरऑल, मतलब भक्ति नॉन भक्ति के नाम पे लड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन पॉलिटिशियंस के सामने सरेंडर कर ही देंगे। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो बिहार की सरकार का ये जो रिक्वेस्ट थी कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया जाए, इसको पहले तो केंद्र की सरकार ने मना किया। बाद में बिहार की सरकार ने खुद के कंटीजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए एलोकेट किया, अपना कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया। 2.64 लाख इन्यूमरेटर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। 29 मिलियन 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड हाउस होल्ड में, जहां पे 13 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, वहां पे सेंसस कंडक्ट किया गया। 17 पॉइंट्स पे यहाँ पे सवाल पूछा गया और बाद में पता चला कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसमें 112 कास्ट आती हैं, ये स्टेट की आबादी का 36.01% है। बैकवर्ड क्लास जिसमें 29 कास्ट आती हैं, उसमें स्टेट की आबादी का 27.12% है। जो यादव्स हैं, यादव्स आर बेसिकली द मैक्सिमम अमंगस्ट ओबीसीज, इनका 24.26% शेयर है। और जो अनरिजर्व क्लासेस हैं वो है लगभग 15.52%। शेड्यूल कास्ट 19.65% है। तो अब इन सब के हिसाब से रिजर्वेशन को बदलो। अब वो रिजर्वेशन कब बदला जाएगा वो भाई आगे देखते हैं, हो सकता है अगले इलेक्शन से पहले बदला जाए। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीजेपी तो पहले कैश ऑन करना चाह रही थी वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन एक मास्टर स्ट्रोक लेके आया है, कास्ट के नाम पे सोसाइटी को तोड़ रहा है, तो इसके बेसिस पे वो यहाँ पे वोट मांगेगा। और देखिए बीजेपी भी बहुत ज्यादा दिन तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगी अगर अपोजिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और अपोजिशन मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं बिहार के उन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं जो कास्ट के नाम पे सोसाइटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये कास्ट के नाम पे सोसाइटी को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और लोग रिजर्वेशन मांगने लगते हैं, तो बीजेपी पार्टी कोई दूध की धूली नहीं है, कल की डेट में ये भी बोलेंगे कि भैया रिजर्वेशन ले लो। देखिए पॉलिटिशियन का टारगेट होता है वोट जीत के अपनी सरकार बनाना, फिर उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
तो कल की डेट में अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई देश को तोड़ के मतलब हिंदूज को आपस में बांट के कास्ट में सेग्रीगेट करके ही हम अगर इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो भी ये करने लगेंगे। समझ गए बात को? तो बेसिकली यहाँ पे कास्ट के नाम पे सोसाइटी को तोड़ना, और देखिए सोशल एडवांसमेंट की बात अलग है। यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ग्रुप्स डिसएडवांटेज हैं। उनके लिए आप नई स्कीमें लेके आइए, नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लेके आइए, उनके लिए हजारों करोड़ रुपए एलोकेट करिए, उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, उनको और प्रकार के अलाउंसेस दीजिए, उनको स्टार्टअप फंड्स दीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन अब आप रिजर्वेशन को यहाँ पे टारगेट बना के चल रहे हो उस कास्ट सेंसस में, वो भैया अपने आप में लॉन्ग टर्म में देश की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। आप किसके बारे में क्या राय है नीचे लिखिए। फिर आगे, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ मैककार्थी आउस्टर। भैया देखिए यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं जो कि रिपब्लिकन है, केविन मैककार्थी, इनको अब भैया निकाल दिया गया है। कहां से? मतलब ये अब स्पीकर नहीं रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, अब बड़ी मुश्किल से तो स्पीकर बन के आए थे। रिपब्लिकन पार्टी ने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नवंबर 2022 में हुए मिड टर्म इलेक्शंस को जीता था, उस समय पे कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन मैककार्थी ने साम दाम दंड भेद बना के 15 राउंड्स ऑफ वोटिंग के बाद अपने आप को जैसे तैसे करके तो उन्होंने स्पीकर बनाया। लेकिन स्पीकर को बनाते वक्त उन्होंने अपोजिशन को एक पावर दे दी। पावर यह थी कि ओवरऑल मोशन टू वैकेट, मतलब स्पीकर के अगेंस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक मेंबर भी मोशन सामने रख सकता है और उस मोशन पे वोटिंग होगी, और वोटिंग पे अगर स्पीकर हार जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। यही यहां पे हुआ है। जब यहां पे वोटिंग रिलीज की गई, वोटिंग करवाई गई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर की पोस्ट पे केविन मैककार्थी को हटाने के लिए, तो 210 रिपब्लिकन्स ने केविन मैककार्थी को सपोर्ट किया, सारे डेमोक्रेट्स ने अपोज किया, 8 रिपब्लिकन्स ने अपोज किया। मतलब कुछ रिपब्लिकन्स ऐसे भी हैं जो कि खुद नहीं चाहते थे कि उनका ही स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठे, और ये ज्यादातर रिपब्लिकन्स वो हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि केविन मैककार्थी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल नहीं बनती। कुछ डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स का, मतलब रिपब्लिकन्स का, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर रिपब्लिकन्स है, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक रिपब्लिकन है, वो खुद इस बार प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनने जा रहे हैं। तो जो रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उनका यह बोलना है कि ये केविन मैककार्थी प्रॉपर तरीके से रिपब्लिकन एजेंडा के लिए काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बैक एंड से केविन मैककार्थी ने सपोर्ट दे रखा है जो बाइडेन को कि हाँ भाई यूक्रेन को पैसे दिए जाओ दिए जाओ, डोनाल्ड ट्रंप की सोच है नहीं देने चाहिए। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस फेडरल गवर्नमेंट का जो शटडाउन होने वाला था, उसमें भी लास्ट समय पे मांडवली जो बाइडेन और केविन मैककार्थी ने करवाई थी। तो बेसिकली केविन मैककार्थी का जो रोल था ना, वो इस प्रकार से नहीं देखा जा रहा था। थोड़ा उनका अपीजिंग रोल था कि हाँ भाई चलो ठीक है, मिला के काम करो, काम नहीं बंद होना चाहिए सरकार का। रिपब्लिकन्स में एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि भाई डेमोक्रेट के साथ किसी भी चीज पे इंगेज करो ही मत, चाहे देश बंद हो जाए। और यहां पे केविन मैककार्थी को जैसे तैसे करके स्पीकर की पोस्ट पर से हटा दिया गया। लेकिन देखा जाए तो इतना फैक्शनलिज्म, इतना एक्सट्रीमिज्म सही नहीं है सोच में, ठीक है ना? तो ओवरऑल अगर आप यूएस पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो और आप इसमें अपना कोई व्यू पॉइंट देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर अगला, यूएपीए केस अगेंस्ट पोर्टर फॉर प्लॉट टू डिसरप्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पुलिस। भैया न्यूज क्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत खतरनाक इल्जाम लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है प्रबीर पुरिया कास्था को, जो कि फाउंडर और एडिटर इन चीफ है न्यूज क्लिक के, और अमित चक्रवर्ती को, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज हेड है न्यूज क्लिक के। इनके ऊपर एक टेरर केस इनिशिएट किया गया। इनका बोला गया है कि इनके न्यूज पोर्टल के लिंक हैं चाइना के साथ। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए कोर्स में सबमिट किया है कि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंडिंग आई है इस न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के पास चाइना की तरफ से, और ओवरऑल ये जो फंडिंग जैसे आई है इसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फ्रेश टेररिस्ट केस रजिस्टर किया गया स्पेशल सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन यहां पे चल रही है। 2018 से लेकर 2021 के बीच में 77 करोड़ फॉरेन रेमिटेंस मिला है किसको? न्यूज क्लिक को, और ज्यादातर ये चाइना से आया। किस बेसिस पे ऐसा कहा जा रहा है? तो ऐसा बोला जा रहा है कि न्यूज क्लिक का कनेक्ट है एक इंडिविजुअल के साथ। इस इंडिविजुअल का नाम है, मैं आपको बताता हूं, नेविली रॉय सिंघम। नेविली रॉय सिंघम एक्टिव मेंबर है प्रोपोगेंडा डिपार्टमेंट का, किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंडिया के अंदर प्रो चाइना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की डिस्प्यूटेड टेरिटरी को इंडिया का ना दिखाने के लिए लगातार पैसा भेज रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चाइना के इस प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं, एंड वन ऑफ द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज न्यूज क्लिक। यहां पे पुलिस का यह भी बोलना है कि 4.73 लाख मेल्स मिले हुए हैं, जो कि एक्यूज न्यूज क्लिक के फाउंडर्स को जोड़ता है किसके साथ? चाइना के इस एक्टिव कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडिस्ट के साथ। और अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त को न्यूज क्लिक को लेकर एक रिपोर्ट भी आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां पे बोला गया था कि भाई ओवरऑल
पैसा हो सकता है न्यूज क्लिक के पास चाइनीज बेस्ड सोर्सेज से आया हो। तो निनिविले रॉय सिंघम के रोल को यहां पे स्टडी किया जा रहा है, जो कि एक अमेरिकन बिजनेस है। 115 करोड़ के फॉरेन फंड्स को इलीगल तरीके से चाइना से लाया गया न्यूज क्लिक के पास, और न्यूज क्लिक यहां पे चाइनीज प्रोपोगेंडा को फैला रहा है, देश की स्टेबिलिटी को तोड़ रहा है। इस बात को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पे चल रही है। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जो एफआईआर फाइल हुई है, एफआईआर है सीक्रेट। तो जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो एक्यूज्ड है ना, उसके बिहाफ पे जो वो है एडवोकेट, वो एफआईआर की कॉपी मांग रहा है। एडवोकेट अर्शदीप सिंह, जो कि एक्यूज्ड के बिहाफ पे, न्यूज क्लिक वालों के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, वो सेक्शन 41D सीआरपीसी का राइट टू ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, इंटेरोगेशन के समय पे एडवोकेट के साथ इंटेरोगेशन होगा। तो ये एडवोकेट जो कि न्यूज क्लिक के फाउंडर्स के बिहाफ पे लड़ रहा है, वो बोल रहा है कि जो एफआईआर की कॉपी सीक्रेटली फाइल की है दिल्ली पुलिस ने, वो एफआईआर की कॉपी हमें सर्व की जाए, जिसके बेसिस पे हमको कम से कम ये तो पता चले कि एग्जैक्टली इल्जाम क्या है हमारे अगेंस्ट, फिर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो इसको लेके अभी पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में बहस होगी। लेट्स सी उस बहस में क्या निकल के आता है। फिर भाई 2019 के बाद से पहली बार लद्दाख के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या हुआ है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्शंस हो रहे हैं। 77.61% का मैसिव टर्नआउट देखा गया है। इससे पहले जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, तब टर्नआउट देखा गया था 70% का। अब 77.61% का टर्नआउट है। 85 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 26 मेंबर के हिल काउंसिल के लिए। 22 कांग्रेस ने फील्ड किए हैं, 17 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 17 भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो गठबंधन है, इसको यहां पे हराए। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। अब अलग अलग लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्वियसली बात है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पे जीतेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कारगिल इलाके के हैं, वो चाहते हैं कि वो कश्मीर से अलग नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 के बेनिफिट्स को मिले रहें। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। फाइनली पाकिस्तान का यहाँ पे प्लान है कि वो जो इलीगल अफगान्स हैं, तालिबान के मतलब पाकिस्तान के अंदर उनको हटाया जाए। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगानी माइग्रेंट्स को ये पाकिस्तान से बाहर निकाल के अफगानिस्तान वापस भेज देंगे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज का ये बोलना है कि जो तहरीके तालिबान द्वारा अटैक्स करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान की धरती पर, वो इन्हीं अफगान द्वारा किए जा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, वैसे देखा जाए तो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के लगभग 13 लाख है, 1.3 मिलियन है पाकिस्तान के अंदर। लगभग 8,80,000 के पास लीगल स्टेटस और है, लेकिन लगभग 17 लाख अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर इलीगली घुसे हुए हैं, और पाकिस्तानी सरकार ने यहां पे इन 17 लाख अफगानियों को वापस निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया। देखिए, इस समय पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के तालिबानी लीडरशिप इन्हीं पाकिस्तानियों की मदद से ताकत में आया है अफगानिस्तान के अंदर, और अब इन्हीं पाकिस्तानियों की बात नहीं सुन रहा। उल्टा इनका जो सिस्टर कंसर्न है तहरीके तालिबान, वो खुद पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करवा रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बोल दिया है कि तुम भैया अपने माइग्रेंट्स को वापस ले लो, तुम्हारे इलीगल माइग्रेंट्स के लिए यहां पे जगह नहीं है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तालिबान के राज के डर के मारे भाग के पाकिस्तान के अंदर आ गए, वो वापस जाना नहीं चाहते। तालिबान के जो जबीउल्लाह मुजाहिद बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, ये आप गलत कर रहे हो, बिहेवियर सही नहीं है पाकिस्तानी सरकार का। अब ये पाकिस्तान को रिफ्यूट जरूर कर रहे हैं, बट लोगों के बारे में कोई कुछ ज्यादा यहाँ पे सोच नहीं रहा हो। और फंसे हुए हैं यहाँ पे 17 लाख अफगान जो पाकिस्तान में इलीगली हैं, और उनको पाकिस्तान बोल रहा है वापस निकल जाओ नहीं तो डिपोर्ट कर देंगे। लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे।